हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में ठोस बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कि किसी प्रणालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको हम बोलते हैं धारावाही प्रणालिका, और उसके कारण यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके। तो ये समझते हैं कि धारावाही प्रणालिका किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा उसका कि जब किसी खोखले या ठोस बेलन पर चालक तारों को लपेटकर बेलनाकार कुंडली बनाई जाती है तो उसे प्रणालिका कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रणालिका कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक बेलनाकार ठोस है, यहाँ पर एक बेलनाकार ठोस है, और इस बेलनाकार ठोस पर हम चालक तारों को लपेटेंगे। तो यहाँ पर हम चालक तारों को ऐसे लपेट देते हैं। ये चालक तारों को जब लपेटेंगे तो हमारा ये कुंडली धारावाही जो प्रणालिका है वो तैयार हो गया। अब इस प्रणालिका को जोड़ देना है बैटरी से एक स्विच के माध्यम से, और इसमें जब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से धारा बहना चालू होगा। तो पहले ये प्रणालिका था, जब हम ठोस या खोखले बेलन पर तारों को लपेट करके बेलनाकार कुंडली जब बना लेते हैं तो वो प्रणालिका हो जाता है, और जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हो जाता है धारावाही प्रणालिका। अब आप जानते हैं कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो यहाँ भी इस प्रणालिका में जब धारा प्रवाहित किया जाएगा तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो प्रणालिका है आपका, इसमें धारा बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है और फिर घूम के बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब कि जो तार है ना, वो तार पहले देखिए ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे घूम रहा है, फिर नीचे से ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर से घूम रहा है। मतलब कि इस तरह से तार जो है लपेटा गया है। तो जो धारा बहेगा वो भी इसी तरह से बहेगा। मतलब कि निचले सिरे में से धारा अंदर की तरफ जाएगा और ऊपर सिरे से धारा बाहर की तरफ आएगा। अगर आपको यहाँ पर सीधे सीधे हम समझाएं तो ये अगर आपका कुंडली है, धारावाही प्रणालिका है, तो इस आधार में धारा ऐसे नीचे से जा रहा है और यहाँ से पीछे ऊपर से धारा आगे की तरफ आ रहा है। यहाँ से धारा अंदर की तरफ जा रहा है और ऊपर से धारा आगे की तरफ आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका हो गया। इसको थोड़ा सा मोटा करके हम बना रहे हैं। ये आपका हो गया परिनालिका। इस परिनालिका में जो धारा अंदर की तरफ जा रहा है उसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। उसको हम किसे दिखा रहे हैं? क्रॉस से। वैसे क्रॉस से चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जाता है, लेकिन फिलहाल इस टॉपिक के लिए हम धारा को जो अंदर की तरफ जा रहा है उसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, और जो धारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम यहाँ पर डॉट से दिखा रहे हैं। एक बार हम पुनः बता दें कि इस क्रॉस और डॉट का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र के लिए किया जाता है, लेकिन फिलहाल इस स्पेशल टॉपिक में हम यहाँ पर धारा की दिशा को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो क्रॉस है यहाँ धारा अंदर की तरफ जा रहा है, और घूम करके जो डॉट है यहाँ से धारा कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब कुल मिला के कहें तो धारा ऐसे ऐसे बह रहा है। तो जब धारा ऐसे ऐसे बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम उपयोग करते हैं। जैसे कि अब दाहिने हाथ का अंगूठा है, तो हम लोग जानते हैं कि जब अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तो जो उंगलियों के मोड़ने की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि धारा ही आपका गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो हम अंगूठे को तो गोल गोल घुमा नहीं सकते हैं। इसलिए इस कंडीशन में हम इन चारों अंगुलियों को हम धारा की दिशा में घुमाते हैं, तो जो अंगूठा होता है वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब इसमें धारा अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो हम इसको अपने अंगुलियों को धारा की दिशा में घुमाएंगे तो जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, बी। तो हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
बना देते हैं। ये आपका बी हो गया। अब इसी में हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि जब भी एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर एक हमको बंद परिपथ की कल्पना करनी होती है, एक बंद परिपथ मानना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बंद परिपथ मानेंगे। और यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी परिनालिका में बंद परिपथ की बात आती है तो यहाँ पर बंद परिपथ आयताकार माना जाता है। बंद परिपथ कैसा माना जाता है? आयताकार। तो हम यहाँ पर एक बंद परिपथ की कल्पना करते हैं। ये हमारा बंद परिपथ हो गया और इस बंद परिपथ का नाम दे देते हैं P Q R S। और हम यह मान लेते हैं कि जो आपका बंद परिपथ है उसमें जो माने हैं हम आयताकार जो आपका परिपथ माने हैं उसमें इसकी लंबाई कितना है? यल है। ये भी कितना है? यल। ये भी कितना है? यल। ये भी कितना है? यल। तो एल लंबाई का हम क्या मान लिए हैं? परिपथ मान लिए हैं, एम्पियर परिपथ। और इसी यल पर एक छोटा सा सूक्ष्म खंड ले लिए हैं डीएल, क्योंकि आप जानते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम में डीएल आएगा। तो अब हमको मूल चीज ज्ञात का करना है कि एम्पियर का जो ये परिपथ है, एम्पियर का जो पथ है, जो एम्पियर लूप है, इसी एम्पियर लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है, मतलब कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। तो डीएल के लिए हम यहाँ पर एक सूक्ष्म खंड ले लिए हैं डीएल इस लंबाई पर। ये पूरा एल लंबाई का हमने यहाँ पर आयताकार पथ माना है, एम्पियर का पथ माना है। अब अगर आयताकार जो एम्पियर पथ हमने माना है, इस पर जो डीएल आपका सूक्ष्म लघु खंड लिया गया है, तो डीएल और बी के बीच का अगर कोण देखें तो डीएल हमारा देखिए इसी के तरफ डीएल है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी के तरफ है, मतलब कि डीएल भी इसी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में। तो आप जानते हैं कि डीएल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण इस PQ के लिए थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। और हम पूरा इसका रेखा समाकलन करते हैं तो एम्पियर का जो काल्पनिक पथ है इसका रेखा समाकलन करने के लिए उसका एक राउंड चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक राउंड चक्कर लगाने के लिए P से Q जाएंगे, Q से R जाएंगे, R से S जाएंगे और S से कहाँ आएंगे? फिर से P पर आ जाएंगे। तो कुल मिला के जब हम इसका रेखा समाकलन करते हैं तो उसको लिखते कैसे हैं इसको समझिए। यहाँ पर लिखेंगे एम्पियर के नियम से। तो एम्पियर के नियम से होता क्या है कि वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू म्यू नॉट I। I इसमें प्रवाहित कुल धारा है, I पर हम लोग बाद में विचार करेंगे। पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड को निकालने का प्रयास करते हैं, फिर हम इसके बराबर इसको दिखाएंगे। तो ये आपका एम्पियर का नियम है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। इसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। फिलहाल हम इसकी पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वेक्टर B डॉट DL। अब जो वेक्टर B डॉट DL है, DL में तो हमारा जो एम्पियर का पथ है वो PQRS है, तो ये वास्तव में इसके बराबर हो जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। और यहाँ लिख सकते हैं PQRS, क्योंकि हमको रेखा समाकलन करना होता है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो रेखा समाकलन का मतलब क्या है कि जो भी आप एम्पियर का जो काल्पनिक पथ लिए हैं उस पर एक राउंड आपको चलना पड़ता है। तो PQRS हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब PQRS को अगर हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक ही बार हम PQRS सब पर नहीं चलते हैं। हम क्या करते हैं, पहले P से Q पर जाते हैं, Q से R पर जाते हैं, R से S पर जाते हैं और S से P पर जाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक बार हम लिख देंगे P से Q चलते हैं, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, प्लस एक बार Q से R चलते हैं, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, फिर एक बार R से S चलते हैं, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। देखिए हम पहले P से Q गए, फिर Q से R गए, फिर R से S गए, पहले P से Q, फिर Q से R, फिर R से S, फिर S से कहाँ आ जाएंगे? P पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हम प्लस लिख दे रहे हैं
प्लस एस से कहाँ तक फिर आ गए पी पर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। तो इतना हमको करना है, फिर इक्वल टू दे देते हैं, यही वाला इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा। अब वेक्टर पी जो वेक्टर बी डॉट डीएल है, आप जानते हैं कि बी डॉट डीएल मतलब कि बी और डीएल के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो अगर आप इसका डॉट गुणन करते हैं तो बी डीएल कॉस थीटा प्लस यहाँ भी सेम रहेगा बी डीएल कॉस थीटा प्लस यहाँ भी सेम रहेगा बी डीएल कॉस थीटा प्लस बी डीएल कॉस थीटा। अब यहाँ देखें तो P से Q, Q से R, R से S, फिर S से कहाँ पर P, ये हो गया। अब थोड़ा सा आपको समझना है, तो इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये कुछ खास नहीं है, ये हमने प्रणालिका को समझाने के लिए बस लिया है, इसी का बड़ा रूप यहाँ पर है। तो हम इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ हम लिखते आ रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू, अगर P से Q तक देखें तो B और DL के बीच में थीटा का मान कितना होगा। तो P से Q तक देख रहे हैं तो DL B के ही दिशा में है, जिधर DL है उधर ही B है, मतलब यहाँ थीटा कितना है 0। तो जब यहाँ पर आप थीटा 0 रखेंगे तो हो जाएगा cos 0, तो यहाँ पर हो जाएगा P से Q B DL cos 0 प्लस Q से फिर कहाँ गए R पर B DL। अब ध्यान दीजिएगा B DL, तो हम Q से R तक जा रहे हैं, तो Q से R तक अगर आप यहाँ पर DL लेते हैं तो यहाँ पर तो DL आपका होगा ऊपर की तरफ, तो DL होगा ऊपर की तरफ और B है सामने की तरफ, तो इनके बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो B DL यहाँ पर हम लिख देंगे cos 90, ठीक। प्लस अगर यहाँ से R से हम S देखें, R से S, तो R से जो S हमारा एम्पियर का पथ है, एम्पियर जो परिपथ है, वो तो देखिए तो वो यहाँ से बेलन से हमारा कहाँ चला गया, बाहर चला गया है। तो जब बेलन से बाहर चला गया है तो यहाँ पर B हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर B ही हमारा क्या हो जाएगा 0, 0 DL cos थीटा, थीटा जो भी हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बाहर B ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें P से Q, Q से R, R से S, फिर S से यहाँ पर हो गया P। अगर हम लास्ट वाला देखें, इसको यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, लास्ट वाला देखें तो S से फिर कहाँ जाएंगे P पर, तो फिर हमारा जो यहाँ पर DL छोटा सा खंड लेंगे वो आएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो DL की दिशा है वो नीचे की तरफ है और जो B की दिशा है वो सामने की तरफ है, तो यहाँ पर भी थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे B DL cos 90, ये सारा चीज़ हो गया। अब अगर आप यहाँ देखें तो वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू, इधर वाला सारा 0 हो गया क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो ये टर्म्स पूरा क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर B 0 है तो ये टर्म्स पूरा 0 हुआ, यहाँ पर फिर cos 90 है तो ये टर्म्स पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से जो तीनों चीज़ है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या, केवल P से Q बच रहा है, तो ये हो गया आपका B DL, आकाश 0 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर B डॉट DL इक्वल टू B हो गया बाहर, और DL का जब समाकलन करेंगे तो DL का समाकलन क्या होता है L होता है। चूंकि DL देखिए, DL को अब बढ़ाते 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 कितना ले जाएंगे, PQ के बराबर ही ले सकते हैं, और जो PQ है वो कितना है L है, तो ये हो गया BL, ये कितना हो गया BL। तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम मिटा के फिर से दोबारा आगे सॉल्व करें। बराबर आ गया BL के बराबर आ गया, तो ये हमारा हो गया, यह वाला आ गया किसके बराबर BL के बराबर, और इधर हो गया μ0 I होता है। अब ये I क्या है,
आई पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो इसको हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमने लिख दिया इसको। ये जो आई है, हम यह मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक चक्कर में कितना धारा बह रहा है, आई धारा बह रहा है। तो यहाँ पर इसको आई टोटल होना चाहिए, यहाँ पर आई टोटल लिख देते हैं। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब हम लिखते हैं कि माना प्रत्येक चक्र में प्रवाहित धारा आई है, प्रत्येक चक्र में प्रवाहित धारा आई तथा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो इसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो फिर l लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा? तो l लंबाई में फेरों की संख्या बराबर nl। ध्यान दीजिएगा कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, माने 1 सेंटीमीटर में फेरों की संख्या l है, तो l लंबाई में कितना हो जाएगा? तो n इंटू l का गुणा कर देंगे। एक बार पुनः समझिए कि जब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो l लंबाई का निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तथा l लंबाई में प्रवाहित धारा, तथा l लंबाई में प्रवाहित धारा हो जाएगा आई एन एल। तो इस l लंबाई में प्रवाहित धारा कितना हो गया? आई एन एल, ये हो गया। अतः समीकरण 2 से बी एल इक्वल टू लिख देंगे, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट, और आई टोटल इतना में जो हम आपका एम्पियर का जो परिपथ माने हैं, काल्पनिक परिपथ, इसमें कितना धारा बह गया? तो आई टोटल कितना बह रहा है? आई एन एल, दोनों तरफ से एल कैंसिल हो गया और बी का मान मिल गया म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई। यह आपका इस जो आपका एम्पियर का जो हम काल्पनिक पथ माने हैं, इसमें आपका अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र मिल गया? म्यू नॉट एन आई। जबकि आप जानते हैं कि जो n है, n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। तो यदि हम मान लेते हैं कि कुल फेरों की संख्या कैपिटल N, यदि कुल फेरों की संख्या कैपिटल N तथा कुल लंबाई कैपिटल L हो, तो ध्यान दीजिएगा कुल फेरों की संख्या कैपिटल N और कुल लंबाई L हो, तो हम N इक्वल टू, अगर एकांक लंबाई का निकालना होगा तो कुल फेरों में कुल लंबाई से भाग कर देंगे तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा कुल L लंबाई में, कुल लंबाई कैपिटल L है, हम मान लेते हैं कि जो आपका प्रणालिका है वह कैपिटल L लंबाई का है और उसमें कुल जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल N है। तो अगर आप एकांक लंबाई का निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर पर आपका 100 सेंटीमीटर का प्रणालिका है और उसमें 500 फेरा लगाया गया है, तो 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। मतलब कि कुल फेरों की संख्या में कुल लंबाई से भाग कर देते हैं तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकल जाती है। तो यहाँ पर हमने एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना माना है? n माना है। और अगर हम प्रैक्टिकली निकालें तो n इक्वल टू होता है कैपिटल N बाई एल, जहाँ पर कैपिटल L n कुल फेरों की संख्या और कैपिटल L प्रणालिका की कुल लंबाई है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर b देखें तो म्यू नॉट और n के बदले में n बाई एल, म्यू नॉट n आई इसका पूरा बटा क्या लिख देते हैं? l लिख देते हैं। मतलब n के बदले में हो गया कैपिटल N बाई एल। तो ये आपका हो गया धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आप चाहें तो यहाँ से भी सवाल को हल कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ से भी सवाल को हल कर सकते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ से हल करेंगे तो कुल फेरों की संख्या और कुल लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। और दोनों में म्यू नॉट तो है ही, आई है, यहाँ भी म्यू नॉट है और आई है। जहाँ आई की बात करें तो आई क्या है? तो प्रत्येक चक्र में प्रवाहित धारा है, मतलब कि प्रत्येक चक्र में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? तो आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये रहा हमारा
धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।